नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई ने मुझे कहा कि आप बिहार के होके बिहार पर बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि मैं बिहार पर पिछले चुनाव के समय लगभग 6 महीने बहुत बोला। लेकिन बिहार में अभी कई सारे मसले हैं, जैसे पिछले 2 दिनों से छात्र जो स्टेशन पर कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा मसला है कोचिंग का। आप सभी को शायद नहीं पता हो कि कोटा की जो कोचिंग फैक्ट्री के तौर पर प्रसिद्धि है, उससे कम हमारा पटना नहीं है क्या? हमारा पटना कोटा से कम है क्या? दिल्ली से भी कम नहीं है। पटना का एक इलाका है मुसल्लपुर, वहां जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मुखर्जी नगर आ गए हैं या कोटा में आ गए हैं, क्योंकि चौतरफा आपको दुकानें दिखेंगी। दुकान जो कोई आईएएस बनाने का दावा करती हैं, कोई पीसीएस बनाने का दावा करती हैं, कोई दरोगा फैक्ट्री है, कोई किसी और चीज की फैक्ट्री है। और आज तो यूट्यूब के इस ट्विटर जीवी क्षणजीवी समय में आपके पास खान सर भी हैं, जो फैजल खान है। वो क्या पढ़ाते हैं, वो मैंने 1-2 वीडियो में उनके देख के समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि वो पढ़ाने से ज्यादा कुछ और चीजों के बारे में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। लेकिन लोकप्रियता और प्रसिद्धि ने उनके चरण चूम रखे हैं। लेकिन हाल फिलहाल एक घटना हुई। 2 पड़ोसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पटना में, एक फैजल खान का इंस्टीट्यूट था और एक रोशन आनंद सर का था। इन दोनों में मारपीट हुई। ज्ञान बिंदु उनके कोचिंग सेंटर का नाम है, वहां पर एक होर्डिंग को लेकर मारपीट हुई। और मैं इतनी बड़ी भूमिका आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय भी मैं थोड़ा विस्तार से दूंगा। आप सभी को पता है कि मैं जिन विषयों पर मेरी पकड़ नहीं होती या जिनके बारे में पूरा पता नहीं होता, मैं उनके लिए उनके विशेषज्ञ बुलाता हूं, क्योंकि मैं रवीश कुमार नहीं हूं जो दुनिया के हर एक विषय का ज्ञानी है। इसलिए हमारे साथ हैं दूसरी खिड़की में कुमार प्रियांक, और ये एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ध्यान रखिए, मैंने पहले दुकानें कहा था और इनके बारे में ये कहा कि ये एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उसके निदेशक हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये हमारे मित्र हैं, आप इनको व्यालोक वाणी पर 2 बार पहले भी देख चुके हैं। पार्थ सिविल सर्विसेज के फाउंडर हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। प्रियांक भाई, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार व्यालोक भाई। पार्थ सिविल सर्विसेज में केवल सिविल की तैयारी नहीं की जाती, और अगर प्रियांक भाई अपने कोचिंग सेंटर से सचमुच में जो पारित अभ्यर्थी हैं उनकी फोटो लगवाएं और उनके पोस्टर्स वगैरह बनाएं, जैसे ये लोग दावा करते हैं कि 10,000 मतलब टोटल सीट्स हो 19,000 और उसमें 2 को मिलके ही 22,000 का दावा कर देते हैं, निपटा देते हैं। लेकिन कुमार प्रियांक अगर दावा करेंगे तो वो पिछले 5 या 10 कितने वर्षों से कर रहे हैं ये वही बताएंगे अभी। लेकिन मुझे लगता है कि इनके अभ्यर्थियों और इनके पढ़ाए विद्यार्थियों की संख्या हजारों में होगी, और ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई झूठा दावा नहीं है। आप में से कोई भी पटना आकर इसको जांच सकता है। लेकिन अब सीधा प्रियांक भाई के पास चलते हैं। सबसे पहले तो अभी क्या चल रहा है इस पूरे मामले में, और आपकी क्या राय है इस कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जो बेरोक टोक चलती चली जा रही है? इससे छात्रों का क्या लेन देन है? छात्र भी दोनों तरफ से उतरे हुए हैं, वो पढ़ने गए हैं या इन लोगों का टूल बनने गए हैं? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया कुमार भाई, आप बताएं। ओवर टू यू। हाँ ठीक है। हाँ व्यालोक भाई नमस्कार, ये मौका देने के लिए मुझे। और इसका मैंने बहुत नजदीक से विश्लेषण किया है, क्योंकि मैं भी इस ठीक एकदम इसी कोचिंग सिस्टम का पार्ट हूं मैं पटना में, और तकरीबन 2019 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली और इंदौर में पढ़ा रहा था। उसके बाद बीच में मैंने कुछ दिन उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा में पढ़ाया है। तो एक बड़ा ही मतलब
मेरे पास बड़ा सैंपल है मेरे पास इन सब चीजों का। हम इनको 3 भाग में बांट के देख सकते हैं। एक तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और उनके टीचर्स हैं, उनका नजरिया वो किस हिसाब से है, उसमें सही और गलत। फिर स्टूडेंट्स की तरफ से जो स्टूडेंट सही हैं, गंभीर हैं, और जो अगंभीर स्टूडेंट्स हैं, और उनके पेरेंट्स। एक तीसरा पक्ष इसमें सरकार का भी है, ठीक है। और फिर जो मीडिया इसको कैसे देखती है, तो एक तीनों का हम विश्लेषण करना चाहेंगे। एक सच्चाई है व्यालोक भाई कि जैसे देश भर में और पटना में भी, पटना अछूता नहीं है उससे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, मैंने जो अपना महसूस किया है कि जो ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक बिजनेस की तरह मतलब उन्होंने कायम किया है। और जो कोचिंग के जो संचालक हैं मेन, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना है। जब ईमानदारी से मैं ये बात बोल रहा हूँ, जबकि मैं खुद भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मुख्य एम जो है वो पैसा कमाना है। बहुत कम लोग, न के बराबर लोग इसमें ईमानदारी से हैं, जो खुद अगर अंतिम समय में असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारा सपना नहीं पूरा हुआ तो कम से कम हम उन बच्चों को एक सही दिशा देंगे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई जो आपसे गलतियां ना हो। तो एक तो ये पक्ष हो गया कि दोनों तरह के लोग हैं। अभी आज जैसे एक ब्रांड होता है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो सबसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि आज जो सफल है कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं उनका बता दूं कि एक ऑफलाइन वाला धड़ा हो गया और एक ऑनलाइन वाला धड़ा हो गया। तो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा उसमें बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन में चमक गए, जिनको ऑफलाइन में पहले कोई पहचानता भी नहीं था। कारण क्या था कि ऑफलाइन के बड़े बड़े जो गंभीर टीचर थे वो ना थोड़ा खिलंदड़ टाइप के नहीं होते हैं और गंभीर होते हैं वो, और वो उस टाइप का कुछ वैसा कर नहीं पाए कि बच्चों को एंटरटेन कर पाए, ठीक है। तो जो एंटरटेन करने वाले टीचर्स थे वो ऑनलाइन में सफल हो गए, और उनके सब्सक्राइबर्स जो थे उस लॉकडाउन में, जब लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो एंटरटेन करने और पढ़ने का एक मिक्सर डेवलप हुआ, ब्लेंड आया। तो लगा कि चलो एंटरटेनमेंट भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। तो इस समय लोग जो है खान सर या फिर बाकी जैसे ऑनलाइन टीचर से जुड़ना शुरू हो गए, और इस दौरान उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों और करोड़ों में पहुंच गई। तो नतीजा क्या हुआ, वो स्टार सुपरस्टार बन गए। बहुत सारे गंभीर टीचर जो थे इस समय अपने कमरे में बंद थे, पैक थे, वो बाहर निकल नहीं पाए। इसने एक बड़ा गैप खड़ा कर दिया। और फिर अब हम वापस आते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों में भी दो धड़े हैं, 5 से 10% गंभीर है, और जो 90 से 95% है, एक मतलब मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो उतने गंभीर नहीं है। आधे तो 50% तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसमें से जो 30-40% वाले जो बच्चे हैं उनमें चाहत तो है पढ़ने की, लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, फिर कुछ समय बाद वो छोड़ देते हैं, फिर वो उसी रॉ में आ जाते हैं जहां नॉन सीरियस बच्चे होते हैं। और एक सच्चाई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जितना सफल छात्र के सफलता में अपना योगदान नहीं देते हैं, उससे ज्यादा वो गाते बजाते हैं, मतलब अपना बताते हैं, ढोल पीटते हैं कि भाई अगर हम नहीं होते तो इसका सिलेक्शन नहीं होता। सच्चाई यही है वैलोक भाई, ईमानदारी से मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ भी ज्यादातर वही बच्चे सफल हुए हैं जो पढ़ने में तेज थे, या कम से कम मेहनती जरूर थे, मतलब एवरेज थे, लेकिन वो मेहनती थे, कंसिस्टेंट थे, उनमें एक प्रकार की निरंतरता थी जो मैंने देखा। मेरे जैसे आप देखिएगा कि रमाकांत अचरेकर सर ने 2000 लोगों को लगभग क्रिकेट के गुर सिखाए थे, लेकिन वो जाने गए सचिन तेंदुलकर जी के कारण, ठीक है ना। अगर सचिन तेंदुलकर जी अगर रमाकांत अचरेकर जी की जगह कहीं और चले गए होते तो शायद रमाकांत अचरेकर जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला होता। आप सहमत होंगे मेरी बात से, क्योंकि कहा जाता है कि रमाकांत अचरेकर जी ने तेंदुलकर दिया देश को, तो रमाकांत अचरेकर जी ने 2-4 और तेंदुलकर दे दिए होते। या यहाँ कोई जैसे विवेक, ये जो वैभव सूर्यवंशी है, तो जो उनके कोच ने वैभव सूर्यवंशी को दिया, या दिल्ली में एक कोच ने विराट कोहली दिया, तो वैसे ही 4-5 विराट कोहली और दे देते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है कि जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी, उसको बस हम लोग क्या कर पाते हैं कि जहां उसको 3 या 4 साल लगेगा, उस समय को हम लोग 1 या 2 साल कर देते हैं। हम बता देते हैं कि देखो बाबू, मेरे समय में मुझसे क्या गलतियां हुई और कैसे मैंने बाद में चीजों को करेक्ट किया या जाना। उम्र बढ़ने के बाद अनुभव आया तो लगा कि उस समय कम उम्र में मैंने क्या क्या गलतियां की थी, जिसके कारण मैं इंटरव्यू में पहुंचने के बावजूद बाहर हुआ, और वो भी जनरल कैटेगरी में। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, स्थिति ठीक नहीं थी, ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ना था, तो वैसी स्थिति में जनरल कैटेगरी में फाइट करना, एक दुर्घटना में उंगली कट गई थी बीच की, तो स्पीड कम हो गया था, बहुत सारे कारण थे, तो वहां नहीं पहुंच पाया। तो एक मन में आया कि कम से कम खुद सफल नहीं हुआ
तो कम से कम जो कमजोर बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ये लोग दावा करते हैं कि हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। कि बालक भाई आप कभी आइएगा मेरे यहाँ, मेरे 1/3 बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं। मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज करता हूँ कि उन बच्चों में फिर हीन भावना आ जाएगी कि बाकियों की तरफ उन्होंने फीस नहीं दिया है, तो मैं उन बच्चों के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर पाता हूँ। ये सच्चाई है। एक बार आप पटना का एक एग्जाम हुआ था एएसओ का, पटना माननीय पटना उच्च न्यायालय का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। टोटल 500 सीट्स थे, उसमें से मैंने 73 बच्चे सिलेक्शन लिए, 73। हम आपको बकायदा फॉर्म दिखा देंगे भरा हुआ, ठीक है। 73 बच्चे। तो मैंने अपने टेलीग्राम पर एक बार लिखा कि उस बार जब रिजल्ट आया कि मेरे यहाँ से कुल 73 बच्चे सफल हुए हैं। तो एक बच्चे ने नीचे लिख दिया कि सर आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं बढ़ा चढ़ा करके। मुझे इतनी शर्म आई कि हमने वो अपना डिलीट कर दिया। हमको लगा कि यार एक बच्चा भी अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन कर दिया कि आप लोग बढ़ा चढ़ा के दावा पेश करते हैं, तो हमारे शर्म पे हम हटा लिए, जबकि सच्चाई थी कि वो 73 बच्चे ऑन रिकॉर्ड है। तो जी प्रियांक भाई, हाँ सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू मिडवे। आपने पूरी कोचिंग व्यवस्था की जो पोल खोलना कहते हैं वो खोल दी है। मुसल्लापुर इलाका, पटना सब लोग जानते कहीं हैं, भी देश भर फिरौती होती है, रंगदार होती है, अब वो सब जगह मतलब एक ही जैसा है। कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या हो रही है, वो एक तरह से सुसाइड कैपिटल भी बन जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं। इसमें अभी जो ये फैजल खान बनाम रोशन आनंद का विवाद है, अब हम लोग इस पर आ जाते हैं। अभी इसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है और आपके नजरिए से इसमें क्या लिपापोती हो रही है? सरकार की क्या गलती है? जांच में कहाँ कमी है या जांच क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमने देखा कि फैजल खान को तो जमानत भी मिल गई, फैजल खान ने झूठ बोला, ऑन कैमरा झूठ बोला, उसका गार्ड पकड़ा गया, फिर भी फैजल खान आज बाहर है। रोशन आनंद के भाई हत्या हुई, तमाम चीजें हुई, नेपाल में पकड़ा गया, लेकिन उनको भी बाद में अभी मिला है। और उसके बाद ये मामला दो समुदायों के बीच का अब होता जा रहा है आज के ट्विटर जीवी क्षणजीवी समय में। लेकिन वो दो समुदायों वाला हम लोग बाद में छोड़ देते हैं। पहले ये पूरे मामले क्या कैसे देखा जाए? ठीक, हम बताते हैं। देखिए, हाँ बता रहे हैं। ये कोरोना काल के पहले ये दोनों ही टीचर फेमस नहीं थे, और जब लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन में जो खान सर है वो बड़ा फेमस हुए। समझिए कि ग्लोबल गुरु हो गए, सब्सक्राइबर जो है वो 2-2.5 करोड़ पहुंच गया उनका, तो फेमस होना ही था उनको। इस दरमियान जो रोशन आनंद सर हैं, उन्होंने क्या किया कि वो भी सहरसा के एक छोटे से गांव से उठ करके आए थे, और नॉर्मल एक विद्यार्थी जो एवरेज, शायद दरोगा परीक्षा में पीटी और मेंस निकाला था, लेकिन शायद फिजिकल में छट गए थे वो। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाने का सोचा, तो उन्होंने अपना एक तरीका क्या डेवलप किया कि वो अपना टेस्ट सीरीज चलाते थे, और गंगा घाट पर जाकर के या बच्चे जहां जहां मिल जाते थे उन लोगों को अपना टेस्ट पेपर देते थे। तो इस हिसाब से धीरे धीरे वो ऑफलाइन में फेमस होते चले गए, यानी ऑनलाइन में खान जी फेमस होते चले गए और रोशन आनंद जी फेमस होते चले गए ऑफलाइन में। और संयोग देखिए कि दोनों की कोचिंग एक ही जगह, एक ही मतलब कॉम्प्लेक्स में, जो ये आपको कौन क्या जगह का नाम है हम भूल गए अब, मुसलमपुर हाट में, तो जहाँ पे दोनों, हाँ दोनों खान सर का केजीएस, हाँ एक ही कैंपस में, जो जिसके डॉक्टर प्रसाद जो है समथिंग मकान मालिक है, तो दोनों के मकान मालिक में एक ही थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों की कोचिंग चलने लगी, तो आप देखेंगे कि जितने वहां पर छोटे छोटे कोचिंग थे सब उखड़ गए, और सबके बिल्डिंग्स को किराए पर खान सर ने ले लिया था। लेकिन जो वहां पर नामी जो कोचिंग थे, जैसे ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर का, तो इसको वो नहीं ले पाए, तो सही बात है। और ऑफलाइन में वो मजबूत होते चले गए, क्योंकि जो भी बच्चे आते थे ये एक दरोगा फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो गए। और इसमें एक रोल ये भी रहा कि जो रोशन आनंद जी हैं, उन्होंने बच्चों को ये बताना शुरू किया कि मतलब जो मेरे यहाँ से टॉप करेगा उसको हम बुलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, थार देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक वो भी था। और फिर फिजिकल में जो है फ्री में फिजिकल करा देंगे, तो उसमें भी गांव देहात के बच्चों का जो 2-2.5 रुपया बच जाता है। तो उनके यहाँ भी जो बच्चे हैं वो दरोगा एग्जामिनेशन में और बिहार पुलिस में जो सिपाही भर्ती होती है उसमें नो डाउट भारी संख्या में वो जाने लगे। और लेकिन उस अनुपात में जो है रिजल्ट जो है मुझे नहीं लगता उतना होगा। एक समस्तीपुर की लड़की थी,
तो उस लड़की ने 3 साल मेरे यहाँ पढ़ाई की और 2022 में जब वो बिहार पुलिस में सार्जेंट हुई तो रोशन आनंद के यहाँ चली गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मेरे हमसे मिली भी नहीं सिलेक्शन के बाद, जबकि 3 साल हमसे पढ़ी थी और उसके बाद वहां चली गई। तो मुझे झटका लगा और फिर ये चीजें चलती रही उस समय। लेकिन ये दोनों अपना फेमस हुए, आगे बढ़े। ऑफलाइन में रोशन आनंद बहुत आगे निकल गए, उस हिसाब से ऑफलाइन में खान सर के पास बच्चे नहीं आए। हालांकि खान सर के अभी बच्चे हैं, कम नहीं है, याद रखिएगा। और बिना रजिस्ट्रेशन के दोनों कोचिंग चल रही है, ठीक है, जबकि मेरी कोचिंग जो है रजिस्टर्ड है और उनकी कोचिंग बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है। और तो एक तो ये दिक्कत थी कि आप हजारों बच्चों को एक ऐसे बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं जो न जाने कितना पुराना है और सुरक्षा के मापदंड पर कितना खरा। तो जो बिहार सरकार है और पटना जिला प्रशासन वो भी दोषी है, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि किस हिसाब से जो है यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। फिर इन दोनों में तनातनी बढ़ने लगी रिजल्ट को लेकर के, और इन दोनों ने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी। तो आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली जो है टोंटबाजी करते थे, तो जिससे कि तनाव बढ़ता गया दोनों के बीच में। और फिर एक बार 2021 में आप देखेंगे 2021 ही शायद था, तो उस समय में दोनों में जो है एक मारपीट घटना हुई थी। बीच में कुछ हॉस्टल्स हैं पटना में जिन पर कोई कमान नहीं होता, समूचा राजनीतिक संरक्षण भी मिला होता है और ये हॉस्टल जातीय आधार पर बटे होते हैं। तो सरस्वती पूजा के चंदा के नाम पर ये लोग दबंगई करते थे और उस क्रम में एक बार रोशन आनंद जी की पिटाई भी हुई थी जिसमें वो लाइव आए थे। और जिस भाई की भी मृत्यु हुई है प्रिंस की, 2 साल पहले हॉस्टल वालों ने किसी ने बहुत मार मारा था कुछ लोगों ने, जिसमें वो मरणासन हो गए थे। तो सिर में बहुत गजब की चोटें आई थी और सिर से भी मतलब जो है मांस तक निकल गया था। आप ये सोचिए रोड पर पड़े हुए। तो हो सकता है कि उसके बाद से भी जो अभी जो मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु, तो उस चोट का भी कुछ ना कुछ एक असर रहा होगा जो 2 साल पहले जो लड़कों ने मारा था, ठीक। और ये सब उसी को लेकर था कि तुम चंदा दोगे कि नहीं दोगे। आप समझ लीजिए कि 2 साल पहले मैंने भी कदम को थाना में FIR करा रखा है इसी चंदे को लेकर। मेरे कोचिंग के भी चढ़ गए थे, लेकिन हमने इन लोगों को चढ़ने कभी नहीं दिया अपने ऊपर। नतीजा आज भी मैं सेफ हुआ। तो उसमें एक रहा है कि मैं बड़ा ही कागज पर बड़ा टाइट रहता हूं, तो इस कारण मुझे सरकार का सहयोग मिल जाता है, जबकि उस चीज को रोशन आनंद नहीं ले पाते थे। इस दौरान आपको एक चीज और बताएंगे हम कि ये जो खटखट चल रहा था, मारपीट हो रही थी लोगों में, याद रखिएगा, बम भी फट रहा था बकौल खान सर के कि, लेकिन वो बम जो था वो इन लोगों के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में फटा था जहाँ पे स्कूटी रखी हुई थी। वो स्कूटी जो है वो शायद उसमें ध्वस्त हो गई थी। और जैसा इन्होंने बताया कपिल शर्मा के शो में, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, अमिताभ बच्चन जी के KBC में, कि बम एकदम मेरे पास फट गया, ठीक है, फटा तो इनको कुछ नहीं हुआ। तो ये सब एक बिहार को बदनाम करने को आए थे, उससे इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है बिहार में। अरे यार यहाँ तो बम फटता है। उसे मैंने एक कोचिंग के टीचर थे दिल्ली में, उनको अपने साथ जोड़ना चाहा था, तो उन्हें मुझे फोन करके बोला प्रियांक भाई मैं आपके बिहार में नहीं आऊंगा, वहां तो बम फट जाता है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो बिहार इसलिए नहीं आया कि इनकी खबर जो है वो फ्लैश हो रही थी कि बिहार में पटना में बम फट जाता है। इसी दरमियान इन दोनों में आप देखिए कि 17वीं BPSC का नोटिफिकेशन आता है जिसके PT एग्जाम को लेकर बड़ा बवाल मचा पटना में 2024 दिसंबर में। गर्दनीबाग में स्टूडेंट्स और टीचर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसमें खान सर बस में अंडर ग्रेजुएट बच्चों को जो 12th पास होते हैं उनको भर भर के ले आते थे गर्दनीबाग में। और रोशन आंसर जो केवल एक दिन आए थे थोड़ी देर के लिए, जिसमें उन्होंने माइक संभाला था, लेकिन खान सर खूब बोलते थे। आप देखिए पटना पुलिस को कि उन्होंने 1 दर्जन से लगभग या उससे ज्यादा टीचर्स को FIR में नाम दर्ज कर दिया। उस टीचर्स तो बेचारे चुपचाप आके बैठे रहते थे वहां गर्दनीबाग में, कुछ बोलते भी नहीं थे, उनका भी नाम डाल दिया गया FIR में। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसने बवाल मचाया मिस्टर खान ने, फैजल खान ने, उनका नाम तक नहीं आया और बाकायदा पटना पुलिस ने अपनी गाड़ी में उनको वापस पहुंचा दिया। आप समझिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इनका FIR में नाम नहीं आने दिया। मतलब जिस चीज के लिए बाकी टीचर्स पर FIR हुआ उसमें सबसे अग्रणी खान थे, लेकिन खान पर ही कोई FIR नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और रोशन आनंद जो थे, आप देखिएगा कि उस समय पुलिस ने इनको घर से उठा लिया और पैंट तक नहीं पहनने दिया, उनको हाफ पैंट में ही पुलिस उठा करके लेके चली आई। और ये तब था जब इनके कई बच्चे जो है वो बताते हैं कि दरोगा है, दरोगा फैक्ट्री है, और उठाने वाला एक ASI था। मतलब जिसके सैकड़ों बच्चे कथित रूप से दरोगा हो बिहार पुलिस में, उनको एक सहायक दरोगा उठा के लेके चला जाता है और दरोगा इसमें इनको कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस गर्दनीबाग प्रोटेस्ट में मैंने भी खूब बोला था
शायद आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत चीजें नाप तोल के बोलता हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट में मैं एडवोकेट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि संवैधानिक मर्यादा क्या होती है। तो एक उसका भी कारण था कि पुलिस ने मेरे ऊपर हाथ नहीं डाला। लेकिन मेरे अलावा और फैजल खान के अलावा बाकी जितने भी टीचर से सब पर एफआईआर हुआ उस समय, ठीक है। तो आखिर फैजल खान को बचाने वाले लोग कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर आप देखे होंगे 2022 में रेलवे भर्ती को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था प्रयागराज और पटना में। पटना में कई ट्रेन की बोगियां जला दी गई थी, उसमें भी इन्होंने अपने बच्चों को उकसाया था और इन पर एफआईआर भी हुआ। आखिर वो एफआईआर कहाँ चला गया? वो संभवतः मुझे लगता है कि बहादुरपुर थाना में हुआ था, आखिर कहाँ गया? फिर जब सचिवालय थाना ने 12 के आसपास टीचर्स पे एफआईआर किया, तो खान सर पर केस क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद खान सर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि बीपीएससी में धांधली हो रही है, 1000 करोड़ का लेन देन हो रहा है। उन्होंने एक डीके टैक्स की बात की, संभवतः उसका इशारा, उनका इशारा जो था वो प्रधान सचिव दीपक कुमार थे शायद, उन पर था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गया और नवादा ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ है, तो गया के डीएम और नवादा के डीएम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उन्होंने बीपीएससी पर सीधे कहा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। उस समय रूलिंग पार्टी जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी ने खूब खरी खोटी सुनाई, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दोनों ने एक दूसरे को खूब बोला। लेकिन उसके बाद एक रहस्यात्मक चुप्पी हो गई, कुछ नहीं हुआ। खान सर ने कहा कि हम हाईकोर्ट में सबूत पेश करेंगे। बच्चे उछलने लगे कि वाह, अब तो खान सर सबूत लेके आएंगे, हम तो केस जीत ही जाएंगे। लेकिन खान सर हाईकोर्ट पहुंचे भी नहीं, तो सबूत के अभाव में बच्चों का केस वहां खत्म हो गया। फिर हमको एक याद है वैलुक भाई, जिसको आज तक मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, हम गर्मी में जाते थे और जो मेरे मित्र मानसू मित्रा थे वो 21 दिनों के लिए जेल चले गए थे। उस दौरान 3 बच्चे रह गए थे बट वहां पर प्रोटेस्ट स्थल पर। रात उनमें से एक लड़का पंकज नाम का था, उसने मुझे फोन करके कहा कि सर आप आ जाइए कि इसके लोग जो है फैजल खान के, ये आकर के हम लोग को डराते हैं कि तुम लोग हटो प्रोटेस्ट स्थल से। समझिएगा इस चीज को। फिर हम जाके बैठे वहां उन बच्चों के साथ वहां पर, तो हमको देखने के बाद थोड़ा सा तो रहता था कि नहीं जाना है, वकील आदमी है, पता नहीं जजेस से भी कांटेक्ट होंगे या पुलिस वालों से भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो हो सकता है कि होगा इस टाइप का। उस समय तो बात हुई थी हमारी, उस समय हम लोगों की बातचीत हुई थी, बात हुई थी। हाँ, को मैं ये तो इनके लोग आते थे। दर्शकों को बस ये बताना चाहता हूं कि इस बातचीत को समग्रता में सुनिएगा। अगर थोड़ा सुन के आप चट के या बीच से सुनेंगे तो आपको पूरी बातचीत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय पर बहुत गंभीर बातचीत हो रही है जी। हाँ, तो उस समय भी हमने ये महसूस किया कि जानबूझ करके ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। जबरदस्ती बुला करके ले जाना, बच्चों को पकड़ कर उठा के 12-13 बच्चे लेके चले जाते थे। वहां जाकर के वो कहते थे तुम लोग उठो, तुम लोग खाली करो। मुझे नहीं समझ में आया कि जो व्यक्ति दिन में प्रोटेस्ट करवा रहा हो, अब वो प्रोटेस्ट के लास्ट में प्रोटेस्ट खत्म कराने पर आमादा क्यों हो गया है? आखिर कौन लोग थे उनके पीछे जो प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाहते थे कि अब तुम लोग गदरी बाग से हटो, कि कैसे भी हटो? तो पटना पुलिस ने इन पर केस क्यों नहीं किया उस समय? इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ दर्शकों के लिए। देखिए दर्शकों, जो व्यक्ति आज का जो समय है वह, आप, मेरे पिता एक वाक्य कहा करते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण बोलते हैं वह कोई महत्व नहीं रखता, आप कितनी अच्छी बात बोलते हैं वह कोई महत्व नहीं रखता, आप किस जगह से बोलते हैं। अगर केबीसी के सेट से, कपिल मिश्रा के सेट से, वो एक और पॉडकास्टर जिसका नाम प्रियांक भाई ने लिया, मैं भूल गया, उसके सेट से, हाँ, अगर ये फैजल खान, मैं तो खैर देखता भी नहीं इन लोगों को, तो ये फैजल खान जब बोल रहा है और जब इसके वीडियोस लाखों करोड़ तक में पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कि सत्ता जो राजनीति पुंछ चली होती है और जिस राजनीति का कोई सगा नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ एक धर्म होता है, वो है सत्ता, वो होता है पावर। वह कभी भी ऐसे लोगों को नहीं छेड़ती है, या छेड़ते के बदले उनके रिकॉर्ड रखती है कि जब समय आएगा तो टेंटुआ दबा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि अचानक कोई बहुत बड़ा आदमी ऐसा फिसलता है कि आपको लगेगा कि अरे ये आदमी कैसे चला गया। अनिल अंबानी से लेके विजय माल्या से लेके बहुतेरे ऐसे लोग हैं, लेकिन जीवन का चक्र यही है।
अब इस पूरे मामले में, चूंकि हर एक वीडियो का एक समय होता है प्रियांक भाई, लेकिन अभी इस पूरे मामले में दर्शकों श्रोताओं, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख दी है। दो समुदायों जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो बाकायदा मुस्लिम और यादव समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश में यह मामला इसलिए पहुंच गया है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं और वहां समाजवादी पार्टी को डर है कि उसका जो मुख्य गठबंधन है मुस्लिम प्लस यादव कॉम्बिनेशन, उसको कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए। फैजल खान अब भी जमानत पर बाहर है, रोशन आनंद को भी जमानत मिल चुकी है। ये मामला अब धीरे धीरे लीपा पोती की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, लीपा पोती की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि न सरकार की रुचि इस बात में है कि विद्यार्थियों का भविष्य बने, क्योंकि तब वो भी उनके लिए सस्ती भीड़ नहीं उपलब्ध कराएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो प्रियांक जी ने बताया है उसे ध्यान से सुनिएगा। शुरुआती 10 मिनट में इन्होंने जो जितनी बातें बताई हैं उसको एक एक बार सुनिएगा और उनका इंटरेस्ट फिर क्या होगा। जो ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद 12,000 व्यक्तियों के सफलता का दावा कर रहा है, जो फैजल खान 10,000 के, जबकि पूरी नियुक्तियां 19,000। फैजल खान 12,000, फैजल खान 12,000 और रोशन 10,000। हाँ 10,000, और जबकि पूरी नियुक्ति ही 19,000 की है। एक स्वयंभू दरोगा मेकिंग फैक्ट्री है, एक स्वयंभू सर है, ऊपर से हमारे एक झाजी चचा हैं मोहल्ले में। ये चलते चलते मैं एक और बात बता दूं, वो करीब 20 साल पहले बात कहा करते थे, आज मैं उनकी बात सामने प्रत्यक्षता देख रहा हूं। वो कहते थे, मैथिली में कहते थे कि हे पाठक जी देखियो ने, मेरे पिता को कहते थे किसी आजकल के बचवा सब जे है से अपने मने एक दूसरा के बॉस आ श्रीमान कहे है, तार सबके दोसर के तो दई नहीं छे भाव। यानी कि बच्चे जो हैं वो खुद को ही एक दूसरे को बॉस श्रीमान सर कह रहे हैं। और फैजल खान हो या रोशन आनंद हो या इस तरह की जितनी भी दुकानें हैं, आप देखिए ना, एक ही यूपीएससी कार्यक्रम है, एक ही राष्ट्रीय भागदौड़ प्रतियोगिता है, उसके एक ही रिजल्ट है, लेकिन वो आपको हर एक कोचिंग सेंटर पर, वो रवि एंड राय से भी पढ़ लेता है, वो अवध बोझा के यहाँ से भी पढ़ता है। अवध बोझा अब जा रहा है पतंजलि में पढ़ाने, जो हिस्ट्री के बारे में इतनी बकवास बातें करता है, इतनी हिंदुत्व विरोधी बातें करता है, जो यह पूछता है कि कहाँ जीत लिए थे। तो उस अवध बोझा से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल को कोई लड़का आपसे पूछ दे श्रीमान कि आप कहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम फलाना है, तो कहाँ, कैसे, कोई देखा था, तब आपको कैसा लगेगा। इसलिए संभल कर। लेकिन अब वो पतंजलि में एक फैक्ट्री और नहीं लगाने जा रहे हैं यूपीएससी की। तो ये देश, जो मैं कहता हूं, एक विराट चंदू खाना है और चंदू खाने की गप है। प्रियांक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, आपने अगर इस वीडियो में तनिक भी आपको लगा हो कि आपको कुछ काम की बात लगी हो तो प्लीज इसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करने से हमारी बात आगे तक बढ़ेगी और ये बातें जानना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। श्रोताओं दर्शकों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नीचे नंबर दिया हुआ है। फिर एक वीडियो में मिलेंगे और हम ये कोचिंग सीरीज और शिक्षा सीरीज, प्रियांक भाई का बहुत व्यस्त शेड्यूल है, 3 बार कैंसिल हुआ है क्योंकि ये सुबह से लेकर देर रात तक पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप यह सीरीज जारी रखें और जैसे ही इनसे मौका मिलता है सीरीज का दूसरा पार्ट जल्द करेंगे, कल ये परसों जल्दी हो। बिल्कुल, इसके ठीक पीछे वाली बात मैं बता दूंगा कि कैसे पोस्टर फाड़ने से शुरू हुआ, फिर पत्थर चलाना और तब गोली चलना, ये पूरा बताएंगे हम अगले बारे में। वो बताना जरूरी है, इसलिए हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। जय जय सिया राम।